हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट 2027 में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं सुनील अहिरवार आज आप लोगों के लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 के हिंदी के जो 2024 में पात्रता परीक्षा हुई थी 11 नवंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य इसमें क्या नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है, वह गीत की 2 लड़ियां गाती है। ऑप्शन दूसरा है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। ऑप्शन तीसरा है, उसका कहना झूठ समझा गया। ऑप्शन चौथा है, सभापति ने भाषण पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वह गीत की 2 लड़ियां गाती है, यह शुद्ध वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ता था दा धा ना है। ता था दा धा ना क्या है बताना है। ऑप्शन पहला है मूल व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है स्पर्श व्यंजन और चौथा है ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ता था दा धा जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए बताना है। ऑप्शन पहला है, कहानी का अंत परिवर्तित करना। ऑप्शन दूसरा है, कहानी को आगे बढ़ाना। ऑप्शन तीसरा है, कहानी को अपने शब्दों में कहना। ऑप्शन चौथा है, कहानी को दोहराना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी को आगे बढ़ाना संरचनात्मक पद्धति में भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि दोस्तों सबसे कम प्रभावी है बताना है। ऑप्शन पहला है रचनात्मक, दूसरा है मौखिक, तीसरा है लिखित, चौथा है प्रयोगात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि जो सबसे कम प्रभावी है, वो हो जाएगी प्रयोगात्मक विधि। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है बताना है। ऑप्शन पहला है आगमन निगमन विधि, दूसरा है प्रत्यारोपण विधि, तीसरा है व्यंजन विधि, चौथा है द्विगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो आगमन निगमन विधि है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। निम्न में से किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। ऑप्शन पहला है प्रस्तावना से, दूसरा है स्पष्टीकरण से, तीसरा है अनुच्छेदन से, चौथा है स्पष्टीकरण एवं अनुच्छेदन वचन से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि बालक को प्रस्तावना से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न वर्णमाला डैश डैश है। निम्न वर्णमाला डैश डैश है बताना है। मुहावरों का समूह, निम्न में से वर्णमाला डैश डैश है, से यहाँ पर मिसिंग हो गया दोस्तों, तो से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, निम्न में से वर्णमाला डैश 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 है। तो पहला है मुहावरों का समूह, दूसरा है शब्दों का समूह, तीसरा है वर्णों का समूह, चौथा है वाक्य का समूह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्णमाला जो है वर्णों का समूह है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है। निम्न में से वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है बताना है। पहला है केवल बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास करना।
ऑप्शन दूसरा है केवल धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना। तीसरा है केवल बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बालकों को उचित ध्वनि के साथ। ऑप्शन फोर्थ है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है वाचन का अभ्यास कराना एवं धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाचन का अभ्यास कराना एवं धारा प्रवाह की वाचन की योग्यता प्रदान करना। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से क्या उपचारात्मक शिक्षण की एक समस्या नहीं है? इनमें से क्या उपचारात्मक शिक्षण की समस्या नहीं है बताना है। पहला है नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना। दूसरा है संजय का पाठ्यपुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना। तीसरा है सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक न सुनना। चौथा है राजीव का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजय का पाठ्यपुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना उपचारात्मक शिक्षण की एक समस्या नहीं है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आयोग ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को विगत 6-7 वर्षों में जितनी भी बार टीईटी की पात्रता परीक्षा हुई है लगभग एमपी-टेट में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखें। एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? पहला है श्यामपट्ट का, दूसरा है प्रश्न पूछने का, तीसरा है सामान्य बोलचाल का, चौथा है पाठ्यपुस्तक का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सामान्य बोलचाल का। एक भाषा शिक्षक को पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है बताना है। पहला है शिक्षक अनुभव, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है शैक्षिक उद्देश्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मूल्यांकन त्रिकोण का जो भाग नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षण अनुभव, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में से क्या विकास से संबंधित नहीं है? विकास से जो संबंधित नहीं है बताना है। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है कार्य क्षमता में परिवर्तन, तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन, चौथा है स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो विकास से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा आकार में परिवर्तन। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है। व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार कौन सा नहीं है बताना है। पहला है औपचारिक व्याकरण पाठ, दूसरा है व्यवहारिक व्याकरण पाठ, तीसरा है प्रासंगिक व्याकरण पाठ, चौथा है मौन पाठ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा व्याकरण शिक्षण का जो पाठ का प्रकार नहीं है वो हो जाएगा मौन पाठ, फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14, किलपैट्रिक ने प्रयोजनों का वर्गीकरण निम्न भागों में नहीं किया है। किलपैट्रिक ने प्रयोजनों का वर्गीकरण निम्न भागों में नहीं किया है बताना है। पहला है उपभोक्तात्मक, दूसरा है समस्यात्मक, तीसरा है रचनात्मक, चौथा है क्रियान्वयन। तो जो किलपैट्रिक ने प्रयोजनों का वर्गीकरण निम्न भागों में नहीं किया है तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियान्वयन में नहीं किया है। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आज निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो पहला है समाचार पत्र का वाचन करना, दूसरा है शब्दों को जोर जोर से बोलना, तीसरा है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, चौथा है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना।
तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अभी नहीं आया दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा, आप टीईटी की पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आयोग आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश देता है हिंदी के क्वेश्चन पेपर में। तो वैसे ही मैंने भी इसको लिया है वहाँ से, जो मैंने पेपर सेट किया है शिफ्ट 1 का 11 नवंबर का। तो ये नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। तो ये मैंने सारा पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ना है अच्छे से और आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक डैश 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 निकट है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक डैश 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 के निकट है बताना है। पहला है किसानों के, दूसरा है केवल वैज्ञानिकों के, तीसरा है केवल धातुओं के, चौथा है मानव के। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक मानव के निकट ही है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के खालिस्तान में क्या आएगा बताना है। पहला है हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है, दूसरा है भावों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तीसरा है योजनाओं का समन्वय नहीं होना, चौथा है हर्ष विषाद को नहीं समझ पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार वास्तविक साहित्यकार वह है जो खालिस्तान। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार वास्तविक साहित्यकार वह है जो खालिस्तान। पहला है विश्वात्मा का ही स्वरूप हो, दूसरा है सबके सुख दुख को अभिव्यक्ति न दे सका हो, तीसरा है अपनी कृतियों को प्रासंगिक अनुवाद करे, चौथा है रचनाओं के निर्माण में किसी प्रकार की त्रुटि न करे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विश्वात्मा का ही स्वरूप हो। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार वास्तविक साहित्यकार वह है विश्वात्मा का स्वरूप जो हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार साहित्य वह जादू की लड़ी लिखा है, यहाँ पर लकड़ी है, लड़ी की जगह लकड़ी लिखना है हमें, लकड़ी। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो डैश 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 विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो ऑप्शन पहला है केवल पशुओं में, दूसरा है केवल ईंट पत्थरों में, तीसरा है केवल पेड़ पौधों में, चौथा है पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पशुओं में, ईंट पत्थरों में एवं पेड़ पौधों में, सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का सही उदाहरण है। व्यंजन संधि का सही उदाहरण बताना है दोस्तों। तो पहला है स्वार्थी, दूसरा है सुरेंद्र, तीसरा है उद्धार, चौथा है शयन। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो व्यंजन संधि का जो सही उदाहरण वो होगा जो होगा उद्धार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड में दीर्घ संधि है और इसमें भी दीर्घ संधि है, और बाकी इसमें आपको कौन सी है, इसमें हो जाएगी कौन सी, सॉरी इसकी याद नहीं आ रही दोस्तों। बाकी तीनों की बाकी जो हमारा तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द का हमें चयन करना है। तो ऑप्शन पहला है दिशा, तो दिशा आपका स्त्रीलिंग हो गया। गंगा भी आपका स्त्रीलिंग, तृतीया भी स्त्रीलिंग, बुढ़ापा जो है हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब जैसा कि आयोग गद्यांश पूछता है हिंदी के पेपर में, तो वैसा के वैसा ही गद्यांश भी सेट किया है मैंने। गद्यांश के अनुसार पूर्णतः सत्य कथन का चयन करना है। गद्यांश के अनुसार पूर्णतः सत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को कम पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। दूसरा है, हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाए हैं। उनके सुख एवं हर्ष में ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाए हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से कम विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए नहीं होता है। ऑप्शन फोर्थ है, हम मनुष्य होने के कारण जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाए हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। हम मनुष्य होने के कारण जगत के परिणाम में अपने अधिक पाए हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदन जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सत्य है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य असत्य है बताना है। पहला है, मानव हृदय जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा है। दूसरा है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तीसरा है, आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। चौथा है, सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो। तो असत्य कथन बताना है दोस्तों इसमें। तो 23 का जो हमारा राइट आंसर जो होगा पहला वाला हो जाएगा। मानव हृदय जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा है, यह कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया है अब आपका, पहले गद्यांश था, पद्यांश आया है। निर्देश काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। तो ये आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो मैंने क्वेश्चन सेट किया है। क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है बताना है। पहला है भारत माता, दूसरा है सूरवीर, तीसरा है कृष्ण की लीलाएं, चौथा है कवि का बच्चों के प्रति स्नेह। तो 24 का जो हमारा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार उचित शीर्षक जो है वो होगा भारत माता। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कवि ने दो मुकुट डैश 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 बताए हैं। निम्नलिखित में से कवि ने दो मुकुट डैश 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 बताए हैं। पहला है सूर्य चंद्र, दूसरा है खग और बृंद, तीसरा है फूल तारे, चौथा है मूर्ति सर्वेश। तो 25 का जो कवि ने दो मुकुट बताए हैं वो होंगे सूर्य और चंद्र। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपयुक्त पद्यांश में प्रेम का प्रतीक खालिस्तान है। उपयुक्त पद्यांश में प्रेम का प्रतीक खालिस्तान है। पहला है तारामंडल, दूसरा है सूर्य, तीसरा है मूर्ति, चौथा है नदियाँ। तो 26 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम का प्रतीक जो है वो हो जाएंगी आपकी नदियाँ। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपयुक्त पद्यांश में कवि के अनुसार मातृभूमि डैश 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 है। उपयुक्त पद्यांश में कवि के अनुसार मातृभूमि खालिस्तान क्या है बताना है। पहला है नदियाँ, दूसरा है सत्य की सजीव प्रतिष्ठा, तीसरा है ईश्वर की सगुण मूर्ति, चौथा है जल की सजीव मूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ईश्वर की सगुण मूर्ति। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
कवि के अनुसार मातृभूमि जो है ईश्वर की सगुण मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीताम्बर में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो समास से क्वेश्चन आया है। पीताम्बर में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा। पहला होगा अव्ययीभाव समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है द्विगु समास। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों अभी एक और क्वेश्चन आया था, उसमें पुल्लिंग पूछा था, इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो डाकू जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा, बैसाख भी पुल्लिंग हो जाएगा, ज्येष्ठ भी पुल्लिंग हो जाएगा, यमुना जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है। उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है। पहला है बादल, दूसरा है नदियाँ, तीसरा है शेषवन, चौथा है बंदीजन। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पद्यांश के अनुसार मातृभूमि का अभिषेक जो है वो बादल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, निम्न में से भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है डेक्राली, ऑप्शन बी है किंडरगार्टन, ऑप्शन सी है अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन डी है मोंटेमो टेसर। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस कराए थे। ये क्वेश्चन 31 से मैंने स्टार्ट किया है इसमें। तो 31 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का सी, अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण की पद्धति अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, एक उचित पाठ्यपुस्तक में कौन सा गुण अनिवार्य है। एक उचित पाठ्यपुस्तक में कौन सा गुण अनिवार्य है बताना है। ऑप्शन ए है आकर्षक साज सज्जा, ऑप्शन बी है कागज एवं मुद्रण, ऑप्शन सी है आवरण एवं आकार, ऑप्शन डी है सम विषय वस्तु। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक उचित पाठ्यपुस्तक में जो गुण अनिवार्य है वो है सम विषय वस्तु। सम विषय वस्तु गुण अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्वर है। हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्वर है बताना है। ऑप्शन ए है कठिनाई की प्रकृति को समझना, ऑप्शन बी है कठिनाई के कारण को समझना, ऑप्शन सी है उपचार करना, ऑप्शन डी है कठिनाई या समस्यागत छात्र की पहचान करना। तो दोस्तों हिंदी शिक्षण में निदान का जो अंतिम अवसर है वो है उपचार करना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निंदनीय में प्रत्यय है। निंदनीय में प्रत्यय बताना है। तो क्या प्रत्यय है। ऑप्शन ए है दनीय, ऑप्शन बी है नीय, ऑप्शन सी है या, ऑप्शन डी है अनीय। तो जो निंदनीय में प्रत्यय है वो हो जाएगा अनीय, जो कि पीछे प्रत्यय जो है शब्द के पीछे यूज़ होता है और उपसर्ग जो है आगे यूज़ होता है, ध्यान रहे ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है बताना है। तो उपसर्ग रहित ऑप्शन पहला है अच्छा, ऑप्शन बी है अक्षत, ऑप्शन सी है अजान, ऑप्शन डी है अभाव। तो उपसर्ग रहित जो शब्द है अच्छा, जिसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी सब अक्षत में आ है और अजान में भी आ है और ऑप्शन डी अभाव में भी आ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। निम्न में से भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है अनैतिक विधि का, ऑप्शन बी है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, ऑप्शन सी है अलंकृत सिद्धांत का योग, ऑप्शन डी है तकनीक का योग। तो दोस्तों 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर है
निम्न में से भाषा शिक्षण में बहुमुखी भाषा का अभिप्राय है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। जो शुद्ध शब्द लिखा है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑप्शन प्रशंसनीय, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये सी भी रॉन्ग हो जाएगा, डी भी रॉन्ग। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रशंसनीय ऐसा ही लिखा जाता है दोस्तों, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। प्रशंसनीय ऐसा लिखा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्न में से व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता डैश 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 के लिए होती है। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता किसके लिए होती है हम बताना है। ऑप्शन ए है भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा को सीखने के लिए, ऑप्शन सी है वार्तालाप के लिए, ऑप्शन डी है भाषा के विवेचनीकरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, भाषा में व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्न में से रूपरेखानुकरण विधि का संबंध डैश 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 से है। निम्न में से रूपरेखानुकरण विधि का संबंध किससे है बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेदन शिक्षण विधि से, ऑप्शन बी है लेखन शिक्षण विधि से, ऑप्शन सी है रसवादन शिक्षण विधि से, ऑप्शन डी है अनुच्छेदन शिक्षण के साथ साथ काव्य शिक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, रूपरेखानुकरण विधि का संबंध जो है लेखन शिक्षण विधि से है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा सीखने सिखाने की क्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। भाषा सीखने सिखाने की क्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है बताना है। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, ऑप्शन सी है शब्दकोश देखना, ऑप्शन डी है समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा करेक्ट आंसर होगा, भाषा सीखने सिखाने की क्रिया में अर्थ गढ़ने का अर्थ मुख्यतः है समाज सांस्कृतिक परिवेश। डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, संरचनावादियों ने चेतना के कितने तत्व माने हैं। संरचनावादियों ने चेतना के कितने तत्व माने हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0। तो संरचनावादियों ने चेतना के जो तत्व माने हैं वो दोस्तों 3 हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सुहेल अक्सर रंगीन चित्रों वाली किताबों को उलटता पलटता है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि उसे। सुहेल अक्सर रंगीन चित्रों वाली किताबों को उलटता पलटता है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि उसे। ऑप्शन ए है पढ़ना नहीं आता, ऑप्शन बी है वह रंगों की पहचान करना चाहता है, ऑप्शन सी है रंगीन चित्रों के माध्यम से वह समझने की कोशिश करता है, ऑप्शन डी है केवल चित्र ही पसंद है। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीन चित्रों के माध्यम से वह सीखने की समझने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है। भाषा का कार्य नहीं है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है विचार विनिमय को कठोर बनाना, ऑप्शन बी है सामाजिक जीवन में गति करना, ऑप्शन सी है व्यक्ति का निर्माण करना, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 43 का जो करेक्ट आंसर होगा, निम्न में से भाषा का एक कार्य नहीं है विचार विनिमय को कठोर बनाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, छंदोबद्ध रचना जानी जाती है। छंदोबद्ध रचना जानी जाती है। ऑप्शन ए गद्य में, ऑप्शन बी है पद्य में, ऑप्शन सी है रिपोर्टज में, ऑप्शन डी है कहानी में। तो छंदोबद्ध रचना जो है दोस्तों वो छंदोबद्ध रचना जो है वो पद्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, लिखित अभिव्यक्ति की उपयुक्त विधि नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति की उपयुक्त विधि नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है पत्र लेखन, ऑप्शन बी है संस्मरण लेखन, ऑप्शन सी है कहानी लेखन, ऑप्शन डी है सुलेख लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति की उपयुक्त विधि जो है वो सुलेख लेखन
नहीं है। 45 का डी। अब दोस्तों जैसा कि उसमें जो हमारा एग्ज़ाम होता है MPTET का, उसमें जो पैसेज होता है वही पैसेज भी मैंने सेम यहाँ पर लिया है। तो देखना है आपको। पैसेज मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। दूसरे पैसेज है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये जो पैसेज है शिफ्ट 2 में 10 नवंबर 2024 में जो MPTET का पेपर हुआ था उसमें ये पैसेज आया है, वही पैसेज मैंने इसमें भी सेट किया है। तो पैसेज है, दूसरे नाम की आवश्यकता नहीं ही पंत जी से ही श्री गणेश किया जाए। आप कल की ट्रेन से ही चले जाइए और देखिए, इस संपूर्ण को अपने तक ही रखिए, ये मेरा आदेश समझिए। इस अनायास मिले आदेश को सुनकर मैं कुछ क्षण मौन रहा। मेरा संकोच देखकर श्री राव तुरंत समझ गए, बोले आप शायद कल दौरे पर जम्मू और चंडीगढ़ आने वाले थे। तो दोस्तों ये आपको पढ़ना है और क्वेश्चनों का आंसर देना है। मैंने पढ़ लिया है, बाकी का आप लोग आराम से पढ़ के इसके आंसर देंगे। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आकाशवाणी ने पंत जी के पास क्या प्रस्ताव भेजा था। क्वेश्चन नंबर 46 जो है बोल रहा है कि आकाशवाणी ने पंत जी के पास क्या प्रस्ताव भेजा था। ऑप्शन ए है वे आकाशवाणी की नौकरी स्वीकार कर लें। ऑप्शन बी है वे जम्मू के दौरे पर चले जाएं। ऑप्शन सी है वे चंडीगढ़ के दौरे पर चले जाएं। ऑप्शन डी है वे आकाशवाणी में उप महानिदेशक का पद संभाल लें। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे आकाशवाणी की नौकरी संभाल लें। तो आकाशवाणी ने पंत जी के पास जो प्रस्ताव भेजा था वो था कि वे आकाशवाणी की नौकरी संभाल लें। क्वेश्चन नंबर 47 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार श्री राव ने नागेंद्र को कहाँ जाने के लिए कहा था। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार श्री राव ने नागेंद्र को कहाँ जाने के लिए कहा था। ऑप्शन ए है दिल्ली। ऑप्शन बी है कश्मीर। ऑप्शन सी है जम्मू। ऑप्शन डी है दिल्ली। तो 47 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद। श्री राव ने नागेंद्र को इलाहाबाद जाने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 48, मैं कुछ क्षण मौन रहा गद्यांश के इस कथन में मैं संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण कारक सारे आपने पढ़े होंगे, तो उसी का क्वेश्चन है। गद्यांश के इस कथन में मैं संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 48 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागेंद्र के लिए हुआ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों मुझे लगता है क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। 46 का हमारा, चलिए सही है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था मुझे। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 14, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार नागेंद्र को किस बात की आशंका थी। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार नागेंद्र को किस बात की आशंका थी बताना है। ऑप्शन ए है आकाशवाणी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पंत जी अस्वीकार कर देंगे। ऑप्शन बी है पंत जी बहुत पैसों की मांग न रख दे कहीं। ऑप्शन सी है आकाशवाणी द्वारा दिया गया कार्य पंत जी सही से न कर पाएंगे। ऑप्शन डी है पंत जी न माने तो राव नागेंद्र को कहीं नौकरी से न निकाल दे। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, नागेंद्र को किस बात की आशंका थी, तो आकाशवाणी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पंत जी अस्वीकार कर देंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50, उपयुक्त गद्यांश से ज्ञात होता है कि, उपयुक्त गद्यांश से क्या ज्ञात होता है बताना है। ऑप्शन ए है पंत जी आकाशवाणी की सेवा करने के लिए तैयार हो गए। ऑप्शन बी है नागेंद्र जी इलाहाबाद नहीं गए थे। ऑप्शन सी है नागेंद्र जी का प्रस्ताव पंत जी ने अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन डी है पंत जी आकाशवाणी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंत जी आकाशवाणी की सेवा करने के लिए तैयार हो गए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश से जो ज्ञात हुआ है वो यही हुआ है कि पंत जी आकाशवाणी की सेवा करने के लिए तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 51, वाक्य के जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं
के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य के जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है नक्सिक, ऑप्शन बी है नेपथ्य, ऑप्शन सी है दत्तचित्त, ऑप्शन डी है दुर्भिक्ष। तो 51 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, एक शब्द का जो चयन करना था वो है हमारा नेपथ्य। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से अनायास का विलोम शब्द क्या है? अनायास का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। क्वेश्चन 52 का हमारा जो अनायास का विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा सयास। 52 का डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कलाश्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? कलाश्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो पेपर होता है उसमें प्रत्यय से एक क्वेश्चन बनता है, समास से भी एक शब्द बनता है, अलंकार से भी आता है, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और कारक चिन्ह, ये सारे ग्रामर में से मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए आप सभी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, कलाश्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो 53 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कलाश्रेष्ठ में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काव्यांश फिर से आया दोस्तों, एक गद्यांश होता है एक पद्यांश होता है, मैंने उसको भी सेट किया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? उपयुक्त पद्यांश के अनुसार कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? ऑप्शन ए है कवि को चिर दुख में रहना ज़्यादा पसंद है, ऑप्शन बी है दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं, ऑप्शन सी है कवि को चिर सुख में रहना ज़्यादा पसंद है, ऑप्शन डी है अत्यधिक सुख होना भी घातक है। तो 54 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्यांश के अनुसार कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? उपयुक्त पद्यांश के अनुसार कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है बताना है। तो ऑप्शन ए है वह बहुत सुखी हो, ऑप्शन बी है वह बहुत धनवान हो, ऑप्शन सी है उसे किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, ऑप्शन डी है सुख और दुख परस्पर बढ़ जाएं। तो 55 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुख और सुख परस्पर बढ़ जाएं, कवि मानव के लिए ऐसी स्थिति की कामना कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार कवि ने सुख और दुख का समय डैश 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 से बताया है। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार कवि ने सुख और दुख का समय डैश 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 से बताना है। ऑप्शन ए है दिन और रात, ऑप्शन बी है लाभ और हानि, ऑप्शन सी है राजा और रंक, ऑप्शन डी है चोर और सिपाही। तो 56 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिन और रात। कवि ने सुख और दुख का समय दिन और रात से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, उपयुक्त पद्यांश का प्रमुख भाव निम्न में से क्या है? प्रमुख भाव बताना है। ऑप्शन ए है काव्य के प्रति कवि का प्रेम, ऑप्शन बी है वीरता, ऑप्शन सी है उत्पीड़न, ऑप्शन डी है संतुलन। तो 57 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्यांश का प्रमुख भाव जो है संतुलन। 57 का डी संतुलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से बलदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो मैंने आपसे बोला था कि पर्यायवाची, समानार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, छंद, रस, सारे ग्रामर में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सब सारी तैयारी करके रखिए, है ना। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है पंजर, बी है बलराम, ऑप्शन सी है चिकुर, ऑप्शन डी है आसप। तो 58 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बलराम का पर्यायवाची बलराम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बाघ के प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से बाघ के प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी है प्रियवादी, ऑप्शन सी है प्रियवंदा, ऑप्शन डी है प्रशंसनीय। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द जो होगा वो हो जाएगा प्रियवादी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। तो दोस्तों एक गुजारिश है आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और सारे क्वेश्चंस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप तक पहुंचे, नए पुराने सारे। और दोस्तों अब मेरी वीडियो में आपको टॉप क्लास के क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं और लगभग पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है सोमवार, ऑप्शन बी है हमारा हिंदी, ऑप्शन सी है बचपन, ऑप्शन डी है मंगलवार। तो मंगलवार जो है हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी भी बचपन भी जो है हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, सोमवार भी पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हिंदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।